हेलो गाइस, आई एम अर्पित सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल नोडल स्टडी। और आज हम लोग जा रहे हैं पार्ट 8 को कवर करने, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। बाकी 7 पार्ट्स मेरे आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एलर्जीज़ को और ऑटो इम्यूनिटी को। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये साइड में नोट्स भी है, तो आप उसे देख के नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको पूरे चैप्टर का पीडीएफ फॉर्म का शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं एलर्जीज से। एलर्जीज: when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away your symptoms disappeared। तो मतलब कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं कोई नई जगह जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अचानक से छींक आती है, स्नीजिंग आती होती है, और आप स्नीज करते हो, और वीजिंग होती है। वीजिंग मतलब कि सांस थोड़ा फूलने लगता है, या फिर थोड़ा विसल टाइप का आवाज़ आता है, थोड़ा आवाज़ आता है, ठीक है ना, सांस लेने में। वो बेसिकली रिलेटेड है ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, ठीक है ना। तो ये होता है, और फिर जब आप उस जगह से चले जाते हैं तो ये सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो ठीक है ना, डिड दिस हैपन टू यू? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। हम में से कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होता है, हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है कुछ पार्टिकल से, इस एनवायरनमेंट में, तो जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत होती है। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन, माइट्स एक्सेट्रा विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो ये एलर्जी होती है, ये पॉलन से भी हो सकती है। पॉलन ग्रेन्स जो आप जानते हैं कि फूल से निकलता है और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और माइट्स मतलब कीड़े जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, ठीक है ना, तो उनसे भी हो सकता है। और बहुत सारे रीजंस होते हैं, डस्ट से भी होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो द एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स, एग्जेगरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब मोर देन नॉर्मल आप कह सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है। तो द एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो हम लोग, जैसे मैंने पहले बोला, हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कुछ चीज़ों से, ठीक है ना, तो वो हमारे बॉडी के लिए एंटीजन का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स देती है उस एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीबॉडी, मैसिव एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके, ठीक है ना, क्योंकि इसको लगता है कि ये एंटीजन है, ये बाहर की सब्सटेंस है जो कि हमें हार्म पहुंचा सकता है, तो वो एलर्जी होती है। जबकि वो एक नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है जो कि हार्म ना पहुंचाए, ठीक है, तो वो उतनी नहीं होनी, पर वो हमारी बॉडी उसे एज अ एंटीजन सेंस कर लेती है और फिर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर लेती है, बहुत मैसिव, ठीक है ना। द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। तो जो सब्सटेंसेस के खिलाफ ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है उन्हें एलर्जेंस बोलते हैं, या फिर जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे आप पढ़ोगे जो कैंसर कॉज करते हैं उनको एजेंट्स को कैंसर कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो ऐसे ही एलर्जी को कॉज करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एलर्जेंस कहलाते हैं। द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये IgE टाइप के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, एलर्जी के केस में। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, जो कीड़े होते हैं डस्ट में, एंड द पॉलन ग्रेन्स एंड द एनिमल डैंडर। एनिमल डैंडर वही डैंड्रफ ही होता है, जैसे हम लोग में डैंड्रफ होता है तो एनिमल्स में डैंडर होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें कॉमन एलर्जेंस हैं, ठीक है ना। मुझे भी वैसे एलर्जी है, तो मुझे तो माइट्स से है, डस्ट में, तो मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी होती है, मतलब तुरंत स्नीजिंग होने लगता है, और जो सिम्टम्स मैं आगे बताऊँगा वही होता है। पॉलन से भी बहुत लोग को हो जाता है, जिनके घर के पास बहुत फूल वूल की गार्डन टाइप का होता है, तो उन्हें हो जाता है। और एनिमल डैंडर तो होता है, ठीक है ना। तो सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2022 की CBSE बोर्ड का एक क्वेश्चन है ये, तो ठीक है ना। तो अब वो डायरेक्ट नहीं बोलता है, मतलब थोड़ा केस स्टडी टाइप में दे देता है, वैसे आप तुरंत पता चल जाएगा अगर आप पढ़े होंगे कि एलर्जी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको यही सिम्टम्स लिखना है, ठीक है ना। स्नीजिंग होता है जिसमें छींक आती है, वाटरी गैसेस, आँख से पानी टाइप का निकलने लगता है, ठीक है ना, और रनी नोज, नाक बहुत बहने लगती है, ठीक है ना, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, यस, और ठीक है ना। तो एलर्जी ड्यू टू, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं तो फेस करता हूँ तो मुझे तो ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती। एंड एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। तो ये आपको मास्ट सेल्स याद रखना है, मास्ट सेल से ही हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों केमिकल्स होते हैं, और इनका बहुत जगह भी रोल होता है, ठीक है ना। और इनका, जैसे कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊँ, तो सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है, और हिस्टामिन वैसो डायलेटर होता है, डायलेशन कॉज करता है, ठीक है ना।
ब्लड वेसल्स में। और फॉर डिटरमाइनिंग, और ये मास्ट सेल से भी सिक्रीट होते हैं ये दोनों, और एक और सेल से सिक्रीट होते हैं जिनका नाम होता है मोनोसाइट्स। आप शायद पिछले क्लास में पढ़े होंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens। तो भाई हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि हमें किससे एलर्जी है, ठीक है ना। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग बेसिकली करते हैं कि हाँ कि वो उस पेशेंट को लेते हैं और फिर हम लोग एक्सपोज करते हैं उसको डिफरेंट एलर्जन से, और जो डिफरेंट पॉसिबल एलर्जन से जो कि हो सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको हम लोग एक्सपोज करते हैं, फिर हम लोग उसके रिएक्शन को स्टडी करते हैं। द रिएक्शंस आर स्टडीड, क्या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। एंड द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, एंड स्टेरॉइड्स। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है ड्रग्स में, एंटी हिस्टामिन और एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो ये तीनों तुरंत एकदम बहुत फटाक से रिड्यूस कर देते हैं सिम्टम्स को एलर्जी के, ठीक है ना। जो ये सब हो रहा है, चार है सिम्टम्स, ठीक है ना। एंड समहाउ द मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस। आज के लाइफस्टाइल में ऐसा हो रहा है कि हम लोग घर में ही रहना चाहते हैं, ज़्यादा मतलब बाहर निकलते नहीं हैं गार्डन वार्डन में, मतलब अच्छे से मतलब हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ये ज़्यादा हो रहा है बच्चों में। क्योंकि ये इम्यूनिटी के लोअर इम्यूनिटी की वजह से होता है, ठीक है ना। इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर रहेगी तो आप मतलब ये अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो पाती है आपके इम्यून सिस्टम की, जिसकी वजह से आप मतलब आपकी बॉडी जो होती है वो प्रॉपरली कवर नहीं करती है, जिसकी वजह से जो एंटीजन नहीं है उसको भी एंटीजन मान के ये एलर्जी कॉज हो जाता है हमारे में, ठीक है ना। क्योंकि वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है हमारी बॉडी बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंड मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो घर में निकलते नहीं बच्चे, आजकल तो देख ही रहे हो आप लोग, फ़ोन का ज़माना है तो बच्चे फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, तो बाहर उतना निकलते नहीं हैं वो लोग। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि दे बिकम मोर सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट। तो उनको छोटी छोटी चीज़ों से वो हाइपर सेंसिटिव बन जाते हैं। इसको हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं वैसे एलर्जी को, ठीक है ना, दूसरा टर्म है इसका। तो जिसका वजह से जब भी मतलब कोई कोई चीज़ आ रही है, कोई एलर्जन आ रहा है जो कि एंटीजन नहीं होना चाहिए था, पर हमारी बॉडी उसको एंटीजन मान लेती है। एंड दिस इज़ ड्यू टू द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी, ओके। So this could be because of the protected environment provided in the early in the life, ठीक है ना। अगर वही मैं बोल रहा हूँ, प्रोटेक्टेड environment अगर प्रोवाइडेड, अगर अर्ली लाइफ में बच्चे हैं खेलना कूदना बाहर होना चाहिए, पर अगर हम लोग प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो ये एलर्जी हो सकती है बच्चों में, ठीक है। और ऑटो इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं अब। तो ऑटो इम्यूनिटी आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है। memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, ठीक है ना। हमारे अंदर ये एबिलिटी रहती है हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मतलब समझ रहे हो, ऑर्गेनिज्म है तो डिजीज कॉजिंग पैथोजन, ठीक है ना। ये फ्रॉम सेल्फ सेल्स, तो हम अपने सेल्फ सेल्स जो हमारे बॉडी में है उनसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं उन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। तो हमारे पास ऐसी एबिलिटी है, हायर वर्टिब्रेट्स हैव इवॉल्व्ड, ठीक है ना, हम इवॉल्व किए हैं इस चीज़ को। वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, हम लोग अभी इसका बेसिस नहीं समझे हैं। बिकॉज टू कोरोलरीज आर देयर ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड, जो कि अभी हम लोग नहीं समझ पाए। कौन सी दो कोरोलरीज है, और ये कोरोलरीज का मतलब क्या होता है, दो सिचुएशंस, ठीक है ना। दो हम लोग से चीज़ें हम अभी तक नहीं समझ पाए। कौन कौन सी चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाए, दो चीज़। वन, हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको ये डाउट ज़रूर आना चाहिए कि अब देखिए हमारी इम्यूनिटी बॉडी, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी तो बहुत पूरा फॉरेन चीज़ ही है, मतलब बाहरी की चीज़ है। तो हमारी बॉडी उसको क्यों नहीं डिटेक्ट कर लेती एज एन एंटीजन और एंड एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देती है, ऐसा क्यों नहीं होता। सिर्फ फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं या फिर जो कॉज कर सकते हैं उन्हीं के खिलाफ क्यों ऐसा चीज़ होता है एक्सेप्ट एलर्जी, तो ऐसा क्यों होता है। हमारी बॉडी क्या डिफरेंशिएट कर पा रही है ना, मतलब इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो डिस्टिंग्विश कर पा रही है कि कौन सा मॉलिक्यूल है फॉरेन और कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो ये अभी तक पता नहीं लग पाया है, इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड, यही चीज़ लिखी है। एंड सेकेंड बात है कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट, मतलब कि ज़्यादातर जो इम्यूनोलॉजी की स्टडी होती है इम्यून सिस्टम की, इम्यूनिटी की, वो इसी चीज़ से डील करती है कि हाउ वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इट, ओके।
बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। तो 2 सेकेंड देखते हैं। समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन्स द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। तो कभी कभी कुछ पर्सन्स में जेनेटिक या फिर दूसरे अननोन रीजंस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे सेल्स पे ही अटैक कर देती है बाय कंसिडरिंग इट एज एन एंटीजन, ठीक है ना। तो उसको एक एंटीजन मान के उस पर अटैक कर देती है हमारी बॉडी, हमारी सेल्स पे, जिससे क्या होगा कि दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज़। जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को बहुत डैमेज पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी को बहुत डैमेज पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पे हमारे ही सेल्स एकदम अटैक कर देते। तो दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी, और इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोल सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं इस नाम को, ठीक है ना, ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें होता है कि विच अफेक्ट्स मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी एंड इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ठीक है, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ठीक है, पर ये सबसे ये नोन है। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत लोगों में होता है। इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का। अब ये क्यों होता है, भाई मैंने बोल रहा ना, सेल्स पर अटैक हो जाता है। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, अगर ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन्स की। ये जो आप हाथ देख रहे हैं यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, और सीवियर कंडीशंस में अगर हम लोग ट्रीट नहीं करते तो ये सब उंगली टेढ़ी भी हो जाती है। अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। इसमें होता क्या है कि हम लोग अगर ट्रीट नहीं करते तो जो यहाँ की मेम्ब्रेन हो जाती है वो थिक हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स का सिक्रीशन होता है, तो जिसकी वजह से जो कि यहाँ पे डिपॉजिट कर जाएगा जॉइंट्स पे, साइनोवियल जॉइंट्स पे, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, फूल जाते हैं। और फिर साइनोवियल फ्लूइड भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो यहाँ पे जॉइंट्स में, साइनोवियल जॉइंट्स में आप पड़े होंगे, प्रेजेंट रहता है, तो उसका कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा इन जॉइंट्स पे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा और फिर वो दुखेगा, इट विल कॉज पेन, ओके। सो इट एक्सर्ट्स प्रेशर एंड इट विल कॉज पेन, एंड इन सीवियर कंडीशंस द जॉइंट बिकम्स इमूवेबल, ठीक है ना। तो जब सीवियर कंडीशन बहुत ही अगर नहीं ट्रीट किए तो ये जॉइंट्स मूव ही नहीं कर पाएंगे आपकी, ठीक है ना, मतलब ये जैसी हैं वैसे ही रह जाएंगे, और ये टेढ़ी हो जाती है स्वेलिंग से, भाई इधर स्वेलिंग वेलिंग हो जाएगा तो इधर टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो बहुत बेकार चीज़ होती है, और बहुत सारे होते हैं, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट जो डिजीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और बहुत सारे होते हैं, एक मास्थेनिया ग्रेविस भी एक बहुत वेल नोन है, जिसका आप पढ़े होंगे शायद 11th क्लास के, मतलब मसल वाले चैप्टर में दिया गया है इसके बारे में, मास्थेनिया ग्रेविस के बारे में। तो वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और मैंने पहले बताया था कि आपको उस वाले कौन से चैप्टर में आ रहे, मतलब कौन से सेक्शन में, उसमें कि हाँ, इम्यूनोसप्रेसेंट्स के सेक्शन में बताता है मैंने कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स हम लोग इसमें भी लेते हैं, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी हम लोग जब डिजीज़ होती है ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें भी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए लेते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारी इम्यूनिटी को कम ही कर रही हैं, तो सो दैट हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, तो इट विल अनेबल टू डिटेक्ट द cells as an antigen, and thus it will not attack the cells, and thus the autoimmune disease will not happen। तो ये कर नहीं होगा, ठीक है ना, अगर हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं तो, मतलब इसको हम लोग मतलब कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी ख़त्म कर दिया है। टॉपिक को थोड़ा लंबा होगा वो शायद टॉपिक के हिसाब से। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी को हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट ज़रूर लाता रहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट तो करिएगा, जैसा भी लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कोई है, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।